Welcome to my channel Humanities Studies. This is the part 2 of chapter number 2 of History class 12th, Kings, Farmers and Towns. Now in the part 1 of this chapter we have already studied about Mauryan Empire and how historians reconstruct about Mauryan Empire through archaeological finds and literary works. Now in this part we are going to study about how important was the Mauryan Empire. So at that time when historians started reconstructing the history of Mauryan Empire, it was the time period of 19th century. 19th century में historians ने reconstruct करना चालू किया था. अब मौर्यन एम्पायर की जो एमरजेंसी थी उसको एक मेजर लैंडमार्क माना जाता था इंडिया के इतिहास में. जिस टाइम पे इंडिया के हिस्टोरियंस ने मौर्यन एम्पायर के बारे में रिकन्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, उस टाइम पे इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर थी, यानी ब्रिटिशर्स के अंडर थी. नाउ 19th सेंचुरी में जाके हिस्टोरियंस को ये चीज़ पता लगी कि इंडिया में एक ऐसा एम्पायर भी एग्जिस्ट करता था जो कि चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था उसके बारे में जानना. नाउ बहुत सारे आर्कोलॉजिकल फाइंड से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें थी जो मौर्यन एम्पायर के बारे में बताती हैं. अब बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना था कि अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीका था अशोका का अपने प्रजा के साथ कन्वे करने का मैसेज, और धम्मा के थ्रू जो है को एग्जिस्टिंग रखने का, पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखने का राज्य में. तो वो अशोका को एज एन इंस्पायरिंग फिगर मानते थे. तो जो अशोका की इंस्क्रिप्शन थी वो बाकी रूलर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी और अशोका को द मोस्ट पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस रूलर माना गया है. और आज के भी जो नेशनलिस्ट लीडर हैं 20th सेंचुरी के, वो अशोका को एक इंस्पायरिंग फिगर मानते हैं जो बहुत सारे आइडल से अपने एम्पायर को इकट्ठे लेके चल रहा था. एरियाज़ विच वर सेमी एरिड, सेमी एरिड का मतलब होता है ड्राई एरियाज़ में, जैसे कि पंजाब और राजस्थान है, उसमें 20th सेंचुरी तक इस टेक्निक का प्रयोग करते हुए नहीं देखा गया. अब जो हिली ट्रैक्स थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के और सेंट्रल पार्ट्स के, वो अभी तक जो थे हो एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस करते थे, जो शायद उनकी टेरेंस को सूट करता था. अब एक और स्ट्रैटेजी जो थी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने की, वो थी यूज़ ऑफ इरिगेशन. पानी का अच्छे से प्रबंध करके रखते थे वो लोग कुओं में और टैंक्स में और कैनाल्स में. कैनाल्स जो थे वो हालांकि कम यूज़ हुआ करते थे. अब बहुत सारी कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स, बंदों को रखा जाता था ताकि प्रॉपर इरिगेशन टाइम टू टाइम दे पाएँ. और जो पावरफुल किंग्स थे उन्होंने भी इरिगेशन के प्रोसेसेस को अपनी इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड कराया है. सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री क्लास 12th. होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Now what is important about the Mauryan Empire was that it was only lasted for about 150 years. It was not a very long time span of history. इतिहास का कोई लंबा समय तो नहीं है, लेकिन मौर्यन एम्पायर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया इंडिया के इतिहास में. और जब हम मैप में देखेंगे तो हमको ये भी पता लगेगा कि मौर्यन एम्पायर डिड नॉट कंट्रोल द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, लेकिन उसका जो कंट्रोल था वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं था और यूनिफॉर्म भी नहीं था. पर इस मौर्यन एम्पायर की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी और अशोका जो थे वो मौर्यन एम्पायर के सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे. अब अराउंड 2nd सेंचुरी BCE हम लोग देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ न्यू चीफडम्स एंड किंगडम्स दैट emerged इन सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स. नाउ न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप. Now we have now studying about how new kingdoms emerge in the South India, basically in the Deccan parts, mainly are Cholas, Cheras and Pandyas, which are emerged in the Tamil country. At that time in history it is known as Tamilakam, which includes the major parts of present-day Andhra Pradesh, Kerala, Tamil countries, Tamil Nadus, and historians found these chiefdoms and kingdoms relatively stable and prosperous. बहुत अमीर थे और बहुत टाइम तक स्टेबिलिटी रही.
Now basically what is important that how historians reconstruct the history of these South Indian chiefdoms and kingdoms. So there are variety of sources available at that time. Mainly were the early Sangam text which contains poems which describes these chiefs and kingdoms, how they acquired their wealth, कैसे वो wealth को और resources को लेके आया करते थे और फिर वो अपनी प्रजा में कैसे बांटा करते थे. Now at that times many chiefs and kings were existing. Basically the mainly were Satyavahanas who rules in the western and central part of India, and Shakas were the people of central origin which mainly have their kingdoms mainly established in northwestern and western part of subcontinent. The main source of acquiring revenues of them were long distance trade. Now historians are not sure about what social status they hold at that time. There was no surety about that, but in the case of Satyavahanas, once they acquired power, once they acquired money, they attempt to claim the social status in a variety of ways. कहते हैं ना कि जिसके पास पावर आ जाएगी वो अपने आप जो है ऊंचा हो जाता है स्टेटस में. सत्यावाहनास के केस में भी यही था कि उनके पास जब वो पावर आई तो उन्होंने अपना सोशल स्टेटस बहुत सारे तरीक़ों में बदला. बट देयर वॉज नो श्योरिटी अमंग द हिस्टोरियंस अबाउट देयर सोशल ऑरिजिन्स. डिवाइन किंग्स. अब एकमात्र तरीका जो इतिहास में हुआ करता था वो ये था कि अगर अपने आप को हाई स्टेटस से रिलेट करना है तो अपने आप को किसी भगवान से रिलेटेड बना दो, मतलब अपने आप को किसी डाइटी से आइडेंटिफाई करो. तो ये जो बेस्ट स्ट्रैटेजी इतिहास में देखने को मिली वो किसके राज्य के दौरान देखने को मिली थी, वो थे कुशानास. कुशानास जो थे वो बहुत बड़े किंगडम को रूल किया करते थे एक टाइम पे, जिनके जो बाउंड्रीज थी वो सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक थी. और इनका इतिहास हमें रिकन्स्ट्रक्ट करने को मिलता है बेसिकली इंस्क्रिप्शन से और इनके बारे में जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस लिखे गए हैं उनसे. और इन्हीं चीज़ों से हमें पता लगता है, यही चीज़ें हमें बताती हैं कि ये कौन सा नोशन फॉलो किया करते थे किंगशिप का, अपने राजा बनने में कौन सी ऐसी चीज़ें डालते थे कि लोग इन पे अच्छे पूरे आंखें बंद करके विश्वास करें. और इनका जो बेस्ट नोशन है वो देखने को मिलता है कॉइन्स और स्कल्पचर्स में. इनके जो सिक्के हैं उसमें ये चीज़ें एविडेंस देखने को मिलती हैं. अब हमें कैसे पता चला कि कुशानास जो रूलर्स थे वो अपने आप को डाइटी से रिलेटेड मानते थे, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों को उनके बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचूज़ देखने को मिलते हैं. फर्स्ट जो स्टैचू है वो हमें मिलता है मठ के श्राइन के पास मथुरा में, और सिमिलर स्टैचूज़ हमें अफ़गानिस्तान में भी देखने को मिलते हैं. और आज की भी डेट में टिल नाउ हमें पता है कि प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के ही स्टैचूज़ बनाए जाते हैं, भगवान के होते हैं इतने बड़े बड़े. तो बेसिकली ये था कि इससे हिस्टोरियंस ने पता लगाया कि जो कुशानास थे, जो इतने बड़े वास्ट एम्पायर को रूल किया करते थे एक टाइम पे, वो अपने आप को भगवान जैसा माना करते थे. नाउ मैनी कुशाना रूलर्स एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवापुत्रा. इनके जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन से उनसे हमें ये भी पता चला कि इनको देवापुत्रा का टाइटल दिया गया था. उन्होंने ये चीज़ अडॉप्ट करी हुई थी कि हम लोग देवापुत्र. एंड वो लोग जो थे बेसिकली इंस्पायर्ड थे चाइनीज़ रूलर से, जो अपने आप को सन ऑफ हेवेंस बोला करते थे. तो इन्होंने भी एक तरीके का टाइटल अडॉप्ट करा हुआ था देवापुत्रा. नाउ बाय द 4th सेंचुरी BCE में हमें देखने को मिलता है एविडेंसेस बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स डेवलपमेंट का, जिसके अंदर मेनली था गुप्ता एम्पायर. अब ये जो सारे थे एम्पायर्स ये मेनली डिपेंडेंट थे समांतास के ऊपर. नाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस टू नो अबाउट समांतास. समांतास कौन थे? वो लोग थे जो कि कंट्रोल किया करते थे बहुत सारी ज़मीनों को और लोकल रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखते थे. ये राजा को राज्य संभालने में मदद करते थे और उनको मिलिट्री सपोर्ट दिया करते थे. कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा समांतास जो है वो राजा से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और उनके सामने जो रूलर्स हैं वो वीक पड़ गए हैं और उनका जो स्टेटस है, उनकी जो पोजीशन है वो
समानता से नीचे है, इनसबऑर्डिनेशन है। अब जो इतिहासकार थे उनको गुप्ता रूलर्स के बारे में कैसे पता लगता है, उनकी हिस्ट्री हम लोग किन किन चीज़ों से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, तो उनमें आती है लिटरेचर, सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, और जो एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिली गुप्ता के रूलर्स में वो ये थी कि उनके बारे में प्रशस्तीज लिखी गई थी। अब ये प्रशस्तीज जो थी वो क्या थी? प्रशस्तीज थी जो पोइट्स लिखा करते थे, बेसिकली विच वर कंपोज्ड इन द प्रेज ऑफ किंग। किंग की मतलब प्रेज में वो चीज़ें लिखी जाती थी, और हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने ये मेनली पता लगाने की कोशिश करी है प्रशस्ति से कि इसमें कितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, क्या ये रिलेटेड है फैक्ट से। और ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये किसने कंपोज करी थी, और किसने पढ़ा था, और किसके लिए लिखी गई थी, और इसको कैसे बचा के रखा गया एज अ वर्क ऑफ पोएट्री रेदर देन द अकाउंट ऑफ डैट वॉज लिटरली ट्रू। अब प्रशस्तीज में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रशस्ति आती है, जिसका पेपर में भी बहुत बारी पूछा जाता है, डैट इज़ प्रज्ञा प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, जो किसने कंपोज करी थी? हरिसेना ने, जो कि पोएट थे किसके राजा के टाइम के? समुद्रगुप्ता के टाइम के थे। समुद्रगुप्ता वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। प्रज्ञा प्रशस्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेडली पेपर में प्रशस्ति के बारे में पूछा जाता है। अ चेंजिंग कंट्री साइड, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग। अब राजाओं के बारे में तो हमने बहुत पढ़ लिया भाई, लेकिन प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचती थी ये हम लोग कैसे पता लगाएं? इतिहास के बारे में, है ना। तो इंस्क्रिप्शन जो है वो इस चीज़ का आंसर प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में तो बेसिकली राजा की बड़ाई लिखी होती है। अब हमें ये चीज़ नहीं पता कि ऑर्डिनरी जो आम जनता थी वहाँ के लोग क्या सोचते थे, उनका कैसा एक्सपीरियंस था राजा के अंडर रहने का, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल ने कुछ अकाउंट लेफ्ट करा ही नहीं है, उनके बारे में हमें कुछ भी जानने को नहीं मिलता है। लेकिन इतिहासकारों ने कैसे पता लगाया? नॉर्मल जनता के बारे में, आम जनता जो होती थी उसके बारे में कैसे पता लगाया? जो पुरानी कहानियाँ होती थी, जो हमारी दादी नानियाँ सुनाया करती थी, एंथोलॉजीज, जटाका, पंचतंत्रा की कहानियाँ, कि एक राजा हुआ करता था, प्रजा थी, वो भेष बदल के जाता है, ये सारी कहानियाँ जो थी, इन कहानियों से, ये ओरल टेल्स जो थी, इनसे हिस्टोरियन से पता लगाया कि वहाँ पे आम जनता का क्या एक्सपीरियंस था। और ये चीज़ देखी गई कि इन्हीं जटाका की कहानियों को पाली लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किया गया था मिडल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम सीई के दौरान, क्योंकि उससे पहले ये जो कहानियाँ थी ये ओरल ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रही थी। अब ऐसी एक स्टोरी के बारे में बताया गया है गंदा तेंदु जटाका में, जो कि वही कहानी थी जो हमारी दादी नानियाँ सुनाती थी कि एक बुरा किंग होता था, और जिस कहानी के अंदर एक बूढ़ी औरत हुआ करती थी, कल्टीवेटर था, विलेज के बहुत सारे बंदे थे, और राजा एक बारी भेष बदल के जाता है, डिस्गाइज करके अपने आप को जाता है अपनी प्रजा से पूछने के लिए कि उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचा करती थी। और जब वो भेष बदल के जाता है अपनी प्रजा के पास, तो सारी उसकी प्रजा उसे कर्ज कर रही होती है, उसकी मुसीबतों, अपनी मुसीबतों का कारण किसको बता रही होती है? राजा को, और कंप्लेंट कर रही होती हैं कि हम लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं, और रात में चोरी चकारी होती है, और राजा जो है वो बहुत बुरा है और टैक्स लेता है भारी मात्रा में। और इसी सिचुएशन से बचने के लिए जो लोग हैं वो गांव छोड़ के जा रहे हैं, और गांव से बाहर रह के फॉरेस्ट में जा रहे हैं रहने। अब ऐसी कहानियाँ जो होती थी इतिहासकारों को बताती थी कि किंग्स और उनके सब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा, है ना। और मतलब उस टाइम के जो किंग होंगे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुआ करते होंगे, और वो अपने राज्य को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टैक्स मांगते होंगे अपनी प्रजा से, और जो किसान बेचारे होंगे उनको ये डिमांड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव लगती होंगी, क्योंकि उनके लिए भरना बहुत मुश्किल था इतने ज़्यादा टैक्सेस। और इससे बचने के लिए वो बेचारे जंगलों में जाके रहा करते होंगे, और यही सब चीज़ें जो है हमें इन कहानियों से पता चलती हैं, जो हमें असलियत बताती हैं राजा और उनकी प्रजा के बारे में। अब हम देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई गई मेनली फसल को बढ़ाने के लिए, ताकि टैक्सेस की डिमांड पूरी कर पाए किसान।
अब स्ट्रैटेजीज़ फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखी गई जिससे खेती बाड़ी बढ़ाने की कोशिश करी गई, वो थी शिफ्ट टू प्लो, हल का प्रयोग करना, जिसकी वजह से जो है फर्टाइल हो जाए लैंड, और गंगा और कावेरी रिवर से मतलब हेल्प हो जाए। 6th सेंचुरी BC में प्लो का जो यूज़ था वो शुरू किया गया था, और आयरन टिप्ड प्लो का भी यूज़ देखा जाता है, जिसकी वजह से सॉइल को मेंटेन करा जा सके भारी बारिश में। बहुत सारी जगहों पे ये भी देखा गया गंगा वैली में कि पैडी की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा था। किसकी वजह से? ट्रांसप्लांटेशन की कर रहे थे कोशिश, ट्रांसप्लांटेशन की वजह से जो है पैडी की प्रोडक्शन को बढ़ता हुआ देखा गया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था प्रोड्यूसर के लिए, उसकी बैक ब्रेकिंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा खड़े होकर पानी वगैरह देना पड़ता था, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती थी। और आयरन प्लोशेयर की मदद से भी जो थी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, लेकिन इसका जो यूज़ था, इसका जो प्रयोग था वो ज़्यादा पार्ट्स में नहीं फैल पाया था। नाउ कल्टिवेटर्स इन एरियाज़ विच वर सेमी एरिड। सेमी एरिड का मतलब होता है ड्राई एरियाज़ में, जैसे कि पंजाब और राजस्थान है, उसमें 20th सेंचुरी तक इस टेक्निक का प्रयोग करते हुए नहीं देखा गया। अब जो हिली ट्रैक्स थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के और सेंट्रल पार्ट्स के, वो अभी तक जो थे हो एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस करते थे, जो शायद उनकी टेरेंस को सूट करता था। अब एक और स्ट्रैटेजी जो थी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने की, वो थी यूज़ ऑफ इरिगेशन। पानी का अच्छे से प्रबंध करके रखते थे वो लोग कुओं में और टैंक्स में और कैनाल्स में। कैनाल्स जो थे वो हालांकि कम यूज़ हुआ करते थे। अब बहुत सारी कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स बंदों को रखा जाता था ताकि प्रॉपर इरिगेशन टाइम टू टाइम दे पाएँ, और जो पावरफुल किंग्स थे उन्होंने भी इरिगेशन के प्रोसेसेस को अपनी इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड कराया है। सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री क्लास 12th। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।